हरियाणा बिल्कुल उल्टा है इसका। आपको मालूम है कि बीच में हरियाणा में चीफ मिनिस्टर सर दर्शक लगातार इंतजार कर रहे हैं कि अब अगले राज्य का नंबर कब आता है, तो राजधानी दिल्ली लेकर चलते हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें और इस बार न्यूज नेशन के सर्वे में 7 सीटों की क्या कुछ तस्वीर है वो आपके सामने। जो तस्वीर 2014 में थी, जो तस्वीर 2019 में थी, वही तस्वीर 2024 में भी नजर आ रही है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही कमल खिलाती नजर आ रही है। यानी लखनऊ से देखी वो जो गाड़ी चली ना, दिल्ली पहुंचते पहुंचते 7 के 7 आंकड़ों में 7 के 7 सीट बीजेपी लेकर पहुंच रही है। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हालांकि गठबंधन में थे इसलिए, लेकिन फिर भी हमने सेपरेट करके ग्राफिक्स में दिखाया बेशक है, लेकिन ये समझ लिए खाता नहीं खुलता दिख रहा। हमारे एग्जिट पोल में 7 के 7 सीट दिल्ली के बीजेपी लेके जा रही है। संजय निरुपम साहब एक रिएक्शन इस पे। देखिए, दिल्ली में पिछले 2 चुनावों से आप नतीजे देख रहे हैं। राज्य के चुनाव संजय जी माफ कीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। जरा दर्शकों को उत्तराखंड और दिखा दें। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हैं, 5 पर ही कमल खिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज नेशन के सबसे बड़े सर्वे में उत्तराखंड राज्य के आंकड़े आपके सामने। 5 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जी संजय जी कंप्लीट कीजिए। इसमें सभी का लेटेस्ट दे रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड हो या दिल्ली हो, ये साफ साफ दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जो वोट है वो वोट कमाल कर रहा है। एक व्यक्ति पिछले 10 वर्षों से सत्ता के शिखर पे है, बावजूद इसके उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आ रही है और उनका जो कनेक्ट है लोगों के साथ वो जबरदस्त है। अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद दिल्ली में जिस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं, जिस प्रकार के आक्रामक रुख लेते हैं, उससे उनको बड़ी उम्मीद जगी थी और उनके साथियों को भी उम्मीद जगी थी कि शायद वो खेल पलट देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे पिछले 2 चुनावों में मोदी के नाम पे दिल्ली के लोगों ने वोट दिया और 7 के 7 एमपी उनको चुन करके दिए, इस बार भी 7 के 7 एमपी सांसद अगर भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं तो चौंकना नहीं चाहिए। ये बात स्थापित करता है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, जेल जा रहे हैं दोबारा, मतलब उनकी जमानत खत्म हो रही है। दूसरी बात यह है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के नाम पर पूरे देश में कैंपेन लेके आती है और यूपीए की सरकार का पूरा बेड़ा गर्क कर देती है, वह पार्टी में काम करने वाले लोग खुद भ्रष्टाचारी हैं, वह स्थापित हो जाता है। और तीसरी प्रमुख बात यह है कि कोई कितना भी बोल ले, कितना भी झूठ बोल ले, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इमेज है, उनके नाम पे जो एक लोगों का जो एक जुड़ाव है या फिर उनके नाम पे जो एक वोट है, वो वोट आज भी इंटैक्ट है, जिसका नतीजा आपको दिल्ली और उत्तराखंड में साफ साफ दिख रहा है। जो कि आगे आने वाले दिनों में देश का अलग अलग कांग्रेस पार्टी बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस हार रही है, इसके पीछे क्या वजह नजर आती है आपको? क्या एक रणनीति ये भी है कि बीजेपी ने अपने जो तमाम बड़े नेता हैं उनको भी जमीन पर उतारा, जैसे अनिल बलूनी? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत तो वहाँ लगाई, प्रधानमंत्री वहाँ गए, योगी जी वहाँ गए, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर जो बीजेपी का जो मेन एजेंडा है एक नेशनलिस्ट वाला, तो उत्तराखंड में क्या है कि काफी ज्यादा लोग वहाँ आर्मी में हैं, तो एक जो राष्ट्र तो ऐसे में जो नेशनलिस्ट फीलिंग होती है वो वहाँ के लोगों में काफी है। तो यही कारण है कि लोकसभा में अगर आप देखेंगे, चाहे वो पिछला लोकसभा इलेक्शन हो या उससे पुराना लोकसभा इलेक्शन हो, तो बीजेपी को वहाँ लोकसभा में ज्यादा सीटें मिलती हैं। जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी आंकड़े हम दिखा देते हैं, चर्चा हम लगातार करते रहेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से जहां जहां पे उम्मीद बीजेपी लेकर चल रही थी, क्या उस उम्मीद के सारे वो उड़ान भर पा रही है? बीजेपी 28, मध्य प्रदेश के ये आंकड़े हैं, बीजेपी 28, कांग्रेस का यहाँ खाता खुलता दिख रहा है 1। वो कौन सी सीट? छिंदवाड़ा। राहुल जी मध्य प्रदेश पे कमेंट देते चलिए। छिंदवाड़ा क्या आप देख रहे हैं? यहाँ पर हमारे एग्जिट पोल में कांग्रेस को 1 सीट, 28 बीजेपी। क्या छिंदवाड़ा मान रहे हैं कमलनाथ के गढ़ में उनके बेटे को? आपका अनुमान सही है, मैं सहमत हूँ। छिंदवाड़ा ही हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वही एक सीट है जहाँ बिल्कुल बीजेपी की पुरानी पिछली आंधियों में भी कमलनाथ और उनकी सीट वो खड़ी रही। अच्छा, ये आंधी शब्द जो आपने इस्तेमाल किया, मतलब आपने आंधी इस एग्जिट पोल में महसूस कर ली बीजेपी को लेकर? आंधी शब्द का इस्तेमाल आपने किया, मैं पहली बार सुना आपकी जुबान से आंधी, तो यानी आपने ये आंधी एग्जिट पोल में पिछली बार की तुलना में, देखिए ये भाई हम जानते हैं कि कुछ 4-5 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर बीजेपी बिल्कुल अपने चरम पर थी, लगभग 100%, कई जगह पूरा 100%, कहां पर कहीं पर 95-98। तो एक सीट जो हमेशा रही कांग्रेस के साथ वहां पर पिछले चुनावों में भी बीजेपी की, अब आंधी ही कहेंगे अगर आपको 100% या 95% सीटें मिल रही हैं, तो उस प्रदेश के लिए तो ये आंधी है यकीनन। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने तैयारी पूरी की थी। 30 साल के बाद दिग्विजय सिंह खुद चुनावी मैदान में उतरे थे अपने संसदीय क्षेत्र से 1991 के बाद। कांतिलाल भूरिया
मानकर चल रहे थे कि वो जीत जाएंगे, लेकिन यहां लगता है कि सिर्फ एक ही सीट पर खाता है। हमारे साथ सुब्रत पाठक साहब जुड़ गए हैं। सुब्रत साहब, आपको आप शुभकामनाएं भी देंगे, लेकिन उससे पहले जरा छत्तीसगढ़ के आंकड़े एक बार जरा दिखा दें अपने दर्शकों को। छत्तीसगढ़ की तस्वीर किस तरीके की है? देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल सीटें 11 और 11 में 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और एक सीट वो जिस पर कांग्रेस पार्टी यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। तो छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। सुब्रत पाठक साहब, हमने उत्तर प्रदेश का आंकड़ा भी दिखाया था, 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सुब्रत पाठक साहब का भी नाम उसी में है? जी सुब्रत जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आ रही है। हमने अभी उत्तर प्रदेश के आंकड़े दिखाए थे, 80 में से 67 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। आपको भी शुभकामनाएं दे दें। जी, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन हमको लगता है कि अभी जब एक्चुअल में जब आएगा नतीजा तो इससे ज्यादा सीटें हम लोग जीतेंगे। तो मतलब आप 9 सीट जो समाजवादी पार्टी को लगभग मिलती दिख रही है हमारे एग्जिट पोल में, आप 370 से ऊपर आपका गठबंधन पहुंच रहा है, आप उस पर तो एतबार करते हैं ना? तो 9 सीटें पे चैलेंज कौन देख रहा है? आपकी वाली सीट पे आपको चुनौती मिल रही है क्या? ये महसूस कर रहे हैं क्या? नहीं, देखो, ऐसा है कि हमको जो लगता है कि ये अभी आंकड़ा हमारा बढ़ेगा अभी उत्तर प्रदेश में। आपने जो 67 सीटें दी हैं और मुझे लगता है 70 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और क्या आधार इसका, इसके पीछे का? नहीं, इसके पीछे का आधार आपने जो जिस आधार पर आपने 67 सीटें दी है, यही आधार है। तो अभी बहुत सा वोट अभी आप जो साइलेंट मतदाता है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। तो मैं समझता हूँ कि वो सारे गणित फेल हो जाएंगे। इस जाति उसको वोट देता है, ये जाति ने उसको वोट किया। तो भी जब आगे जब पूरे वोट खुलेंगे तो ये अनुमान से और बेहतर अनुमान आपको। सुब्रत साहब, आपने खुद अभी जो है ना 80 के 80 नहीं कहा, आपने कहा 70 प्लस लेके जाएंगे, यानी कुछ सीटें आप समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं। तो फिर से मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, वही प्रश्न, अपनी सीट को आप जीत रहे हैं, ये मान के चले, आश्वस्त रखें। मैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत लंबा चौड़ा पैनल बैठा हुआ है, एक्सपर्ट्स हैं सारे, इसलिए उनसे वो सुनना चाह रहे थे। देखिए, आप ये मान के चलिए कि हमारी सीट जो है वो पिछली बार गठबंधन में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती थी। तो इस बार मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से कन्नौज की जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और इस बार गठबंधन नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कन्नौज की जनता ने भी आशीर्वाद दिया है। इनके सर जो भरोसा सुब्रत पाठक दिला रहे हैं, इसके पीछे कोई वजह आपको भी नजर आती है? हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति बेहतर बनाई थी, जैसा मैंने कहा, यादवों को कम से कम टिकट, मुसलमानों को कम से कम टिकट, कोशिश ये कि सारी जातियों को जोड़ सकें, लेकिन वो ध्वस्त नजर आ रहा है। अनुराग, इसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक तो बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि अकेला राज्य है जहां पे राज्य के अपने इन्फ्लुएंस को, राज्य के जो अपने काम है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नेशनल इलेक्शन में पड़ रहा है, लोकसभा चुनाव में पड़ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर, कंपैरेटिवली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अगर आप लेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर बेटर हुआ है, डिलीवरी फास्ट हुई है, क्योंकि राज्य के पास सिर्फ डिलीवरी होता है, प्रोग्राम्स तो केंद्र के होते हैं, डिलीवरी राज्य करता है। तो यूपी में वो डिलीवरी अच्छी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ओवरऑल एक इमेज बनी है, अयोध्या में राम मंदिर बना, ये पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन शायद जो लोग बीजेपी के नहीं समझ रहे हैं वो ये है कि एक अपोजिशन यूनिटी का माहौल अगर कहीं ज्यादा सबसे दिखाई दिया है तो वो यूपी में। आप इसको भूल जाएं कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी पिछली बार साथ लड़ी थी, लेकिन इस बार अपोजिशन यूनिटी का जो एक माहौल बना है वो यूपी में रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, जो हमारा सर्वे है वो भी यही बता रहा है कि आप पिछले साल का रिटेन करेंगे, बल्कि 3-4 बढ़ेंगे भी। अदरवाइज और ज्यादा बढ़ सकता था, लेकिन ये डिलीवरी चूंकि स्टेट गवर्नमेंट की भी पॉजिटिव गई है और लॉ एंड ऑर्डर वगैरह एक बड़ा फैक्टर रहा है, इसलिए इसका भी फायदा मिल रहा है बीजेपी को, जो कि अन्य राज्यों में नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं हरियाणा में नहीं मिल रहा है, हरियाणा में नकारात्मक है बीजेपी के लिए, जबकि वो शासन में थी, उसके चीफ मिनिस्टर जो थे उनको बदलना पड़ा था। तो हमें लगता है कि कुछ राज्य हैं जहां की राज्य की चीजें नेगेटिव जाती हैं, कुछ राज्य में पॉजिटिव जाती है, यूपी उनमें से एक है। 2 और राज्य दिखा देते हैं, 2 और राज्य दिखा देते हैं, गुजरात और राजस्थान। उसका संजय निरुपम साहब से भी एक प्रश्न रहेगा।
गुजरात और राजस्थान में क्या कुछ हो रहा है, तस्वीर देख लीजिए। सबसे पहले गुजरात, 26 सीटें, 26 में 26 बीजेपी के खाते में। ये मान के चल रहे थे मनोज सर, ये मान के चल रहे थे 26 में 26। हाँ, देखिए वो तो प्रधानमंत्री जी का अपना स्टेट है और वहाँ गवर्नेंस हमेशा से ही ठीक था, तो और वहाँ बीजेपी के सामने कोई बहुत बड़ा चैलेंज है नहीं। अनुराग, राजस्थान का बताइए। बिल्कुल, राजस्थान की तस्वीर क्या कुछ है न्यूज नेशन के इस बड़े सर्वे में, वो जरा आपको बताते हैं। 25 सीटें हैं कुल राजस्थान में और 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में। कांग्रेस, उसका गठबंधन 3 सीटों पर नजर आ रहा है। 25 में से 22 सीटें यहां राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। राहुल सर, जो चर्चा हम कुछ देर पहले कर रहे थे कि बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे जो राज्य हैं जहां पर लगभग क्लीन स्वीप जैसा किया था, उसको मेंटेन करे बीजेपी, ऐसा नजर आ रहा है सर? हाँ, एक आध सीट का नुकसान उसमें लग रहा है, लेकिन कुल मिलाकर ट्रेंड वही है। राजस्थान में भी वही है, गुजरात में ये अपेक्षित ही था, मध्य प्रदेश में भी अपेक्षित था, उत्तराखंड में भी अपेक्षित था। तो इसमें अभी तक मतलब मुझे कुल मिलाकर कई आश्चर्यजनक नतीजे दिख रहे हैं। अब ये हम जानते कि अनुमान है, लेकिन समग्रता में देखें तो जो जीत का और एक अच्छी जीत की उम्मीद हमें थी बीजेपी की, एनडीए की भी, वो हमें सब जगह से दिख रही है। अलग अलग राज्यों के विस्तार में जाएंगे तो कुल मिलाकर वहां पर कई जगह हमें थोड़ी सी आश्चर्यजनक, मुझे कई जगह कुछ चीजें अविश्वसनीय सी लग रही हैं कि लग नहीं रहा कहीं पर भी कि बीजेपी को कोई चुनौती मिली है कहीं भी। जो रिपोर्ट्स आ रही थी, जो हम सुन रहे थे, जो सर्वेक्षण भी बता रहे थे, वो ऐसा आभास नहीं दे रहे थे। तो अब देखते हैं कि 4 तारीख को क्या निकलता है, अंततः नतीजे क्या। हमने तो वही 40,000 सैंपल्स के साथ 5% एरर ऑफ मार्जिन को सामने रखते हुए अपने दर्शकों के पास राय रखी, और जो दर्शकों पे हमने ऑब्जर्व करके रखा है, इसलिए हमने सामने देखिए कि गुजरात में हमने अगर 26 में 26 दी है, हालांकि 1-2 सीटें हैं, लेकिन उसमें जो मार्जिन है वो बहुत कम है, तो उसमें हो सकता है जो 5% का हमारा एरर मार्जिन ऑफ एरर होता है, उसमें हम इसको ले सकते हैं कि 26 में हो सकता है कम हो या 2 कम हो। हाँ। लेकिन ये बात हमने राजस्थान के बारे में नहीं कही है। राजस्थान के बारे में कम से कम 3 सीट्स का लॉस हो रहा है उनको जी। और उसकी वजह ये कि गंगानगर से धौलपुर तक अगर आप एक बेल्ट देखें उसमें, और ट्राइबल से जो टाई अप हुआ है, ट्राइबल पार्टी से जो टाई अप हुआ है कांग्रेस का, उसका एडवांटेज फर्स्ट फेज में काफी बड़ा कांग्रेस को मिला। बाकी चरणों में नहीं मिला उस तरह से, लेकिन फर्स्ट फेज में उसका एडवांटेज मिला था। तो ये मुझे लगता है कि हमने जो गुजरात के बारे में कहा वो राजस्थान के बारे में नहीं है। ठीक है मनोज सर, आप भी कुछ ऐड करना चाहिए? हाँ जी, देखिए ऐसा है कि अगर हम गुजरात की बात करें और पिछले इलेक्शन की अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में जो लोएस्ट विक्ट्री मार्जिन बीजेपी का था वो 12% था। तो आप सोच लीजिएगा कि बाकियों का कितना था, 20%, 30%। तो ये विक्ट्री मार्जिन मतलब अगर इतना बड़ा फासला हो कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, तो ये फासला इस फासले को पूरा करने के लिए कोई स्ट्रांग रीजन होना चाहिए, कोई वेव होनी चाहिए, और इस तरह का कोई स्ट्रांग रीजन इस बारी ग्राउंड में था नहीं। यही कारण है कि गुजरात में 26 में से 26 सीटें बीजेपी की आती है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो आपने देखा होगा कि राजस्थान में अनरेस्ट था राजपूतों में, और काफी सारे फैक्टर्स थे। कई जगह जो लोकल जो कैंडिडेट थे उनसे लोग खुश नहीं थे, लेकिन इस सब के बावजूद भी मोदी का चेहरा एक बहुत बड़ा फैक्टर था। बीजेपी की वहां स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एक फैक्टर था। और दूसरा 2019 में वहां भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में विक्ट्री मार्जिन बहुत ज्यादा था। तो जो ये लोकल फैक्टर्स ने 2-3 सीटें या कुछ सीटें इफेक्ट करी होंगी वहां, लेकिन जो एक ओवरऑल अगर हम देखें तो बीजेपी के पास एक एडवांटेज बहुत ज्यादा था। अच्छा संजय जी के पास भी मैं जुड़ूं। हरीश रावत साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, थोड़ा सा वेट आपको ज्यादा करवा दिया, लेकिन एक प्रश्न, चूंकि मैं आंकड़े बिहार और झारखंड के भी सामने भी टीवी स्क्रीन पे रखूंगा, मुझे सिर्फ इतना समझिए, महाराष्ट्र के बारे में मैं अभी पूछ ले रहा हूं कि ऐसा तो नहीं कि इस बार चूंकि पार्टी आपस में बिखर गई, टूट गई, हिस्से बिखर गए, तो इसका डेंट हो सकता है क्या महाराष्ट्र में? बीजेपी के अलायंस को मिलने के अनुमान जो लग रहे हैं वो महसूस कर पा रहे हैं क्या? इस प्रकार का एक नैरेटिव बनाने का प्रयत्न किया गया था कि शिवसेना में जो स्प्लिट हुआ या फिर एनसीपी में जो स्प्लिट हुआ या 2022 में
जो बीजेपी के साथ जो अलग अलग दोनों पार्टियां टूट करके बनी, सरकार बनी, उसकी वजह से एक नाराजगी है और उसका फायदा उद्धव ठाकरे या शरद पवार को हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत मतलब सत्य के बहुत करीब था। ये एक प्रकार का एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया गया था। मेरा ऐसा मानना है कि महाराष्ट्र में एनडीए के हिस्से कोई 40 के आसपास सीटें आ सकती हैं 4 जून को जब मतपेटियां खुलेंगी, यानी जो मशीन खुलेंगे तो महाराष्ट्र में एक प्रचार किया गया था। लेकिन प्रचार के बावजूद मेरा मानना है कि क्या हुआ कि शिवसेना जो बची हुई शिवसेना है जिसके प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं, या एनसीपी जो बची हुई एनसीपी जिसके प्रमुख शरद पवार जी हैं, उनके पास कोई एक तो और कुछ कहने के लिए नहीं था, दूसरा इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा था और उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं था, मोदी का कोई विकल्प नहीं था। तो चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है, केंद्र की सरकार बनाने का चुनाव है, इसलिए लोग मोदी के नाम पे वोट दिए कि भाई अगर कुछ ऐसा है भी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हम आपसे फैसला करेंगे, लेकिन अभी हमको मोदी को दोबारा सत्ता में लाने दीजिए। यह मत था, यह भाव था महाराष्ट्र के मतदाताओं का, ऐसा मुझे महसूस हुआ। ठीक है, हालांकि महाराष्ट्र के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं वो भी हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया संजय निरुपम साहब जुड़ने के लिए हमारे साथ। हरीश जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि बिहार और झारखंड के आंकड़े क्या कुछ हैं। जरा बिहार और झारखंड की तस्वीर दिखा दें दर्शकों को। बिहार में कुल सीट है 40, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 31 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और आरजेडी के गठबंधन को सिर्फ 9 सीटें मिल रही हैं। हालांकि 2019 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन यहां पर आरजेडी गठबंधन अपना मान सकता है, क्योंकि तब सिर्फ 1 सीट ही मिली थी। और अब देखिए झारखंड की तस्वीर क्या है। झारखंड की तस्वीर भी जरा दर्शकों को दिखा दें। झारखंड में कुल 14 सीटें हैं, 14 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है हेमंत सोरेन के साथ, वो गठबंधन यहां पर जीतता नजर आ रहा है। हरीश रावत साहब, बिहार और झारखंड की तस्वीर तो हमने दिखाई, लेकिन उसके साथ साथ जो ओवरऑल टैली है उसके मुताबिक एनडीए को अधिकतम 378 सीटें और इंडिया गठबंधन को अधिकतम 169 सीटें। 5% का मार्जिन ऑफ एरर भी है, लेकिन आपके हिसाब से अगर यही सच रहता है तो कहां कमी रह गई सर? देखिए, ये जो प्री पोल प्रोसेस शुरू होने से पहले जो सर्वेक्षण थे, करीब करीब ये एजेंसी उसी पर स्टिक की हैं, उसी के चारों तरफ ये आंकड़े हैं। और ये जो 2.5 महीने की पोल प्रोसेस रही है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि सामाजिक न्याय की ताकतें, सामाजिक परिवर्तन की ताकतें एकजुट हुई हैं और उन्होंने एकजुट होकर के इंडिया के साथ खड़ी हुई है, हमारे गठबंधन के साथ खड़ी हुई है। उन्होंने एक प्रकार से चुनाव अभियान को नेतृत्व प्रदान करने का काम किया है। पहले चरण के चुनाव में जरा सा धीमी थी गति, लेकिन दूसरे चरण के बाद से तो वो प्रबल रूप से गति पकड़ा है। तो इसलिए ये सारा मत इतना होता है कि जो इंडिया को सरकार में लाता है। और इसलिए हमारा अनुमान यह है, आज भी हमारा अनुमान यह है, और हमारे इंडिया गठबंधन के नेतागण बैठे थे, उन्होंने भी अनुमान बताया है, हम 300 के आसपास सीटें लाएंगे, जिसमें ममता जी जो बंगाल से आएंगे उनके वो भी सम्मिलित हैं, क्योंकि वो भी गठबंधन का हिस्सा है। नहीं सर, जैसे आप अनुमान की बात कर रहे हैं ना, हमने भी सर्वे को कलेक्ट करके अनुमान के सामने रखा। हम ये नहीं कह रहे नतीजा है, हम उसके ऊपर चल रहे हैं। लेकिन सर, इसमें जो दिख रहा है उत्तराखंड में, सर आपके पुत्र भी चूंकि खड़े हैं हरिद्वार से, वो भी नहीं जीत पा रहे हैं। आप वहां मुख्यमंत्री रहे, खुद कैंपेनिंग की जिम्मेदारी संभाली थी आपने। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तराखंड के अंदर हम 5 सीटों पर अच्छी टक्कर में हैं और मैं समझता हूं उनमें से हम ज्यादा सीटें जीतेंगे। आप देखिएगा जब ये मतपेटियां खुलेंगी तो जो मेरी आशावादिता है वो सही साबित होगी। लेकिन आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उनके साथ नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है जो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है? देखिए, चेहरे जो है, अटल जी से बड़ा कोई चेहरा नहीं हो सकता है विपक्ष के पास। लेकिन जब परिवर्तन की बात आई तो 2004 में लोगों ने इंडिया साइनिंग के हीरो अटल बिहारी वाजपेयी जी को चुनाव में पराजित कर दिया, उनके नेतृत्व को पराजित कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी उनसे बड़े चमकीले चेहरे हैं। कितना ही मीडिया मैनेजमेंट कर दें, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो स्वीकारिता थी, वो स्वीकारिता के लेवल को जो है कोई दूसरा नहीं छू सकता है अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर।
आप किसी भारतीय जनता पार्टी वाले से भी पूछ करके देख लीजिएगा। लेकिन तो इसलिए जब जनता परिवर्तन का मन बना लेती है, ये जनता ने इस समय परिवर्तन के लिए वोट दिया है, बदलाव के लिए वोट दिया है और अपने इश्यूज पे दिया है, अपने इश्यूज को छांटा है, लोकल, अपनी महंगाई को, बेरोजगारी को, ऐसे सवालों को छांटा है जो उसके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। और उनको लगा कि कांग्रेस ठीक कह रही है कि अपने को देख करके वोट करिए, और लोगों ने अपने को देख करके वोट किया, इसलिए लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट किया। और लोगों को लगा कि ये 400 के पार का नारा जो है, ये जो घमंड का द्योतक है, और उन्होंने इसको लॉक स्टॉक रिजेक्ट कर दिया। उनको लगा कि इसके आड़ में कहीं ऐसा इरादा तो नहीं है कि संविधान में परिवर्तन लाएं, उसमें बदलाव लाएं, आरक्षण और सामाजिक न्याय को पृष्ठभूमि में डाल दें, तो इसलिए लोगों ने वोट किया है। बिल्कुल हरीश जी, देखिए ये तो मतलब मैं मान के चलता हूं कि हर एक राजनेता के पास ये अधिकार और जिम्मेदारी भी उनकी कि अपनी पार्टी को डिफेंड करे। बट अभी के एग्जिट पोल में सर जो बातें आप कह रहे हैं ना सर, वो उसके विपरीत नतीजे हमारे पास आ रहे हैं। 4 जून का हम भी इंतजार कर रहे हैं। और जो आपने कहा ना कि सर एक्सेप्टेबिलिटी, वो स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो नरेंद्र मोदी ने 2 टर्म में दिखाया, और तीसरे टर्म में ये एग्जिट पोल उनकी एक्सेप्टेबिलिटी को फिर से स्थापित कर रहा है। वैसे हरियाणा दिखा देते हैं एक बार, हरियाणा में क्या परफॉर्मेंस रही है किन पार्टियों की, वो देख लीजिए। बीजेपी के पास 7 और कांग्रेस के पास 3, यानी 10। ये 10 के 10 हरियाणा 2019 में बीजेपी के पास थे, और इस बार बीजेपी 7 और कांग्रेस 3, यानी 3 का नुकसान। साथ ही साथ पंजाब की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। देखिए पंजाब में किस तरीके की तस्वीर। 7वें चरण में चुनाव हुआ। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें यहां पर मिल रही हैं, कांग्रेस को 6, आम आदमी पार्टी को 4 और अन्य के खाते में 1 जाती हुई सीट नजर आ रही है। मनोज सर, हरियाणा और पंजाब के इन आंकड़ों का क्या कुछ मतलब सर आप समझते हैं? किसान आंदोलन, तमाम तरीके की नाराजगी, अकाली दल का अलग होना, उसके बाद ये प्रदर्शन। देखिए पंजाब की अगर हम बात करें तो वहाँ जो इंडी अलायंस है वो तो वहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। और पंजाब में देखिए महाराष्ट्र और बिहार में जिस तरीके से एक कंफ्यूजन है या जिस तरीके से वहाँ पिछले इलेक्शन के मुकाबले चेंजेस हुए हैं, पंजाब भी वो एक स्टेट है जहाँ की पिछली लोकसभा इलेक्शन के मुकाबले काफी चेंजेस हुए हैं। पिछली लोकसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी जितनी की अभी है, और उस समय अकाली दल और बीजेपी में एक अलायंस था। ये पहला इलेक्शन है पंजाब में, पहला इलेक्शन है काफी सालों में जबकि बीजेपी अपने दमखम पे वहां इलेक्शन कॉन्टेस्ट उसने किया है। तो बीजेपी और उतनी सीटें जीत रही है जितनी की 2019 में जीती। हाँ, उतनी ही सीटें बीजेपी को आने का अनुमान है। लेकिन बीजेपी का वहाँ गेम प्लान ये है कि थोड़े टाइम के बाद अकाली दल काफी ज्यादा छोटी, मतलब उन्हें लगता है कि वहाँ का जो हिंदू वोट बैंक और खासतौर से शहरों का जो वहाँ वोट बैंक है, तो बीजेपी उसको अट्रैक्ट करने में काफी ज्यादा सक्सेसफुल होगी। एक पॉइंट मैं सिंह साहब मैं ये समझना चाहता हूँ, जो पंजाब में दिखा, चूंकि इंडी गठबंधन बेशक था लेकिन मैंने कहा ना कि वो स्वार्थ की राजनीति वहां चलकी। आपको 4 सीटें हम दे रहे हैं, कांग्रेस को 6, सरकार आम आदमी पार्टी की है विधानसभा में पंजाब में। उस लिहाज से आम आदमी पार्टी को तो बहुत ग्रो करता हुआ नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, यानी कांग्रेस सिचुएशन में। वजह यह है कि राज्य सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। देखिए ये बेसिकली तो एक रीजनल पार्टी है, एक 2 राज्यों में है, दिल्ली में है और यहाँ है, थोड़ा बहुत प्रभाव गुजरात में है, थोड़ा बहुत हरियाणा में मान ले। लेकिन हकीकत यह है कि राज्य सरकार का जो कुछ भी है वो रिफ्लेक्ट बहुत पॉजिटिव तरीके से नहीं कर पाए जैसा कि यूपी में किया है। इसकी वजह से आपको जो वोट मिलने चाहिए, जो विधानसभा में मिले थे, उसके अनुरूप आप देखें तो यहाँ पे आपको वो चीजें जनता ने नहीं दिया है जो कि बाकी पार्टीज को दिया है। और फिर भी बीजेपी वहां पे अगर इस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है तो एक बहुत सीधी सी बात है कि इतनी देर से आप इस पे चर्चा कर रहे हैं, तमाम राज्यों का हम लोगों ने निकाल दिया, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत ही आंधी हो। लेकिन बीजेपी अपने पुराने उसको रिजल्ट को रिटेन कर रही है। अगर हम रिटेन भी मान लें, बढ़ा नहीं रहे, रिटेन भी कर रही है, तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आंधी या बहुत पॉजिटिव माहौल लगा नहीं था।
इसके बावजूद अगर ये कर रही है बीजेपी, तो शायद प्रधानमंत्री का अपना कमाल होगा, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आपको देखने को मिला। अच्छा सिंह साहब, एक काम करते हैं, अब दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, जहां राहुल जी भी बहुत दिलचस्पी से इंतजार कर रहे हैं कि दक्षिण भारत में बीजेपी कैसा परफॉर्म करेगी। तो राहुल सर, सबसे पहले मैं दिखाता हूं स्टेटस, और उसके बाद आप ही जवाब दीजिएगा कि कितने सेटिस्फाइड है। दक्षिण भारत में कर्नाटका, तेलंगाना, कर्नाटका से शुरू कर रहे हैं 28, बीजेपी 16 यहां पर बीजेपी के पास है, जेडीएस के पास 2 और कांग्रेस के पास 10। बीजेपी को कर्नाटका में नुकसान होता हुआ दिख रहा है। दक्षिण में, हालांकि कर्नाटका के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी यहां से हार गई थी और ये माना जा रहा था कि शायद कर्नाटका में इस बार बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। इसे हम अभी नुकसान की श्रेणी में लेके चलते हैं, अगले राज्य की तस्वीर भी दिखा देते हैं। तो तमिलनाडु की तस्वीर आपके सामने, हालांकि यहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस बीच जो तस्वीर है वो आपके सामने। एक बार फिर हम जरा आंकड़े दिखाते हैं तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा गठबंधन है उसमें बीजेपी को 2, डीएमके को 36 सीटें यहां पर मिलती नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में 1 सीट। तमिलनाडु में कुल 39 सीटें हैं और कर्नाटक की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है 2019 के मुकाबले। तो तमिलनाडु में वही दल डीएमके, जिसकी कांग्रेस पार्टी बी टीम है, वो यहां पर बढ़त बनाए हुए बीजेपी के मुकाबले नजर आ रहा है। एक और राज्य रोहित, आंध्र प्रदेश। बिल्कुल, आंध्र प्रदेश का भी आंकड़ा दिखा है, लेकिन तमिलनाडु की बात चूंकि आपने की थी अनुराग, उसमें 1 पॉइंट का अन्नामलाई का जादू चला क्या? बीजेपी ने खाता खोल लिया 2 सीटों के साथ। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ गठबंधन बीजेपी प्लस 19 और वाईएसआरसीपी 6। कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है, हालांकि ये मान के चला जा रहा था कि तेलंगाना में अच्छा परफॉर्म करेगी बीजेपी अपने गठबंधन के साथ। राहुल जी, सबसे पहले कमेंट दक्षिण भारत के। तेलंगाना भी आपके सामने, तेलंगाना भी बीजेपी 9, कांग्रेस 7 और एआईएम 1। हैदराबाद संभव। राहुल सर, ये अपेक्षा के अनुरूप ही है। कर्नाटक में भी कम से कम मुझे तो ये उम्मीद थी कि लग ही रहा था कि बीजेपी को नुकसान होगा, लग रहा है कि वहां पे हुआ है, लेकिन उतना नहीं जितना कई लोगों को लग रहा था। तमिलनाडु में सबको स्थिति जाहिर थी, वहां पे अगर 2 सीटें मिलती दिख रही हैं बीजेपी को, तो एक कोयम्बटूर की हो सकती है, कन्याकुमारी की हो सकती है। अन्नामलाई का एक जो पूरा एक फिनोमिनन के रूप में वो आए, वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने एक उम्मीदें जगाई थी। तो हमारा सर्वेक्षण बता रहा है कि वो वहां कामयाब वहां हुई है। आंध्र प्रदेश में कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही थी। ये तो तय था कि टीडीपी और बीजेपी का गठबंधन वहां पर काफी आगे रहेगा। टीडीपी वाईएसआरसीपी से इस बार टीडीपी की तरफ पेंडुलम जाना ही वाला था, तो वहां बीजेपी को इस गठबंधन के कारण काफी फायदा हो रहा है। अब वोट शेयर आएगा तो पता चलेगा कि बीजेपी को वोट शेयर में कितना फायदा हुआ है, यानी 2019 में 0.96 वोट परसेंटेज था बीजेपी अलायंस का, 1% से भी कम। उस लिहाज से तो ये मतलब ये बहुत अच्छा। आंध्र प्रदेश में इसको टीडीपी की जीत के रूप में हमें देखना चाहिए। वोट शेयर बताएगा कि बीजेपी का योगदान इसमें कितना है। मनोज सर, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये देखिए, तमिलनाडु एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेट है, क्योंकि तमिलनाडु में पहली बारी कोई नेशनल पार्टी पिछले 40 साल पे अपने दमखम के बेसिस के अपने दमखम पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है। आज से 40 से, क्योंकि कांग्रेस ने भी वहाँ पिछले 40 साल में इंडिपेंडेंटली कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करा। वो हमेशा ही डीएमके या फिर दूसरी पार्टी के एडीएमके के जूनियर पार्टनर की तरह ही रही है। तो बीजेपी का प्लान बेसिकली तमिलनाडु में कुछ ऐसा है कि इस इलेक्शन में उन्होंने पूरी ताकत के साथ कॉन्टेस्ट किया, वहां उनका बेस है काफी ज्यादा हो गया। और तमिलनाडु में अगर लेट्स अज्यूम की बीजेपी को, जैसा कि हमने देखा कि अगर उन्हें 15% वोट मिल जाता है तो वहां वो एक स्ट्रांग पार्टी के रूप में एस्टेब्लिश हो जाएगी। और एडीएमके, क्योंकि जयललिता की डेथ के बाद एक लीडरशिप वैक्यूम वहां पर है, तो बीजेपी को यह आशा है कि धीरे धीरे वो जो वोट बैंक है वो वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा। तो बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा इस इलेक्शन में, ठीक है उनके जो भी नंबर आएंगे, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा उनका अचीवमेंट होगा। लेकिन हरीश रावत साहब, जब तेलंगाना को बनाया गया था आंध्र प्रदेश से अलग, तब आप सत्ता में थे, आप तो खुद मंत्री थे केंद्र सरकार में। आपको नहीं लगता कि आंध्र प्रदेश वो राज्य जो परंपरागत कांग्रेस का ही राज्य था, वो आपने प्लेट में सजाकर दे दिया बाकी रूलिंग पार्टीज को, और अब देखिए आप यहाँ खाता तक नहीं खोल पा रहे आंध्र प्रदेश में, कमी कहाँ रह गई? देखिए, हमने तेलंगाना की जनता की जो मनोभावना थी उसका सम्मान किया और हम उसमें परिणाम जानते थे इस बात की जो है। और लेकिन जिस तरीके से अब
वहाँ चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं, डेवलप होती हुई। मुझे नहीं लगता है कि आगे बहुत दिनों तक ये स्थिति बनी रहेगी और हम वहाँ रिगेन करेंगे। हम बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के आधार पर चल रहे हैं, इसीलिए हमने वाईएसआर की फैमिली मेंबर को अपना मस्कट बनाया है, उनको आगे रख करके चुनाव में लड़े हैं और ये पहली बार लड़ी हैं वो, तो हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले चुनावों में उसका लाभ मिलेगा। इनके सर, आपको लगता है कि आंध्र प्रदेश गवा दिया है कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल, आपने जो कहा कि थाली में सजा के दे दिया है, नहीं, आंध्र प्रदेश फिर भी मुझे उम्मीद है हम जगन से ज्यादा सीटों पर जीतेंगे। 2019 में भी जीरो ही था, 1.29% इनका वोट शेयर था कांग्रेस का। तो अनप्रिडिक्टेबल क्या हो जाएगा, मैं सिंह साहब वो जरा समझा दीजिए। नहीं, अगर अनप्रेडिक्टेबल होगा तो वो शिफ्ट जो वोट होगा, वाईएसआर कहाँ का प्रोडक्ट है? कांग्रेस का ही तो प्रोडक्ट है ना। लेकिन उसका जो वोट शिफ्ट होगा वो टीडीपी में जाएगा, वो कांग्रेस में नहीं आ रहा है। मतलब कि जो बड़ी पार्टी थी जिसका एक प्रोडक्ट था वाईएसआर, वो अगर हट भी रहा है तो उसके वोटर्स जा रहे हैं टीडीपी के पास। ये कांग्रेस के लिए एक असफलता मानी जा सकती है। और यही नहीं, कई राज्यों में जहां ये बहुत, जैसे कि हम गुजरात लेते हैं जी, क्या वजह है कि गुजरात में एक जमाने में नेक एंड नेक रहता था और 2% के डिफरेंस पे चुनाव वहां पे जीता या हारा जाता था। आज ये गैप, अब जैसा मनोज जी ने भी बताया कि जो सबसे कम मार्जिन से जहां पे पिछले चुनाव में जीता था, बीजेपी जीती थी, वो मार्जिन 12% था। कई जगह 30%, 40% तक मार्जिन गया है। तो कांग्रेस ने कई जगह एक थाली में सजा के विपक्ष को, सत्ता पक्ष को, मतलब बीजेपी को या अन्य पार्टियों को अपना वोट दे दिया है। मेरे ख्याल से इसमें सुधार करने की जरूरत होगी। इनके साथ केरल की तस्वीर और जरा दर्शकों को दिखा दें एक बार। देखिए, केरल में कुल 20 लोकसभा सीट हैं और केरल का जो जनादेश है 2024 का न्यूज नेशन के सर्वे में, उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी को 19 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। लेकिन इस केरल के जनादेश का मतलब क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है? किस तरीके से अपनी उपस्थिति